जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बाद आया था। जीएसटी की खास बात है वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट। कई करों को मिलाया गया, जैसे कि वीएटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स या उपभोग आधारित कर है। कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ वस्तु सेवा कंजप्शन होती है वहीं टैक्स लगता है। जीएसटी के प्रकार: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। केंद्र सरकार लेती है सीजीएसटी, सेंट्रल, और एसजीएसटी स्टेट राज्य सरकार, और आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रेड, यानी कि राज्यों के बीच व्यापार होता है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। जब व्यापारी पहले से टैक्स दे चुका है तो उसे आगे टैक्स में एडजस्ट कर सकता है, इससे डबल टैक्सेशन खत्म होगा। मतलब कैसे है इनपुट टैक्स क्रेडिट? मतलब जैसे कि व्यापारी जो है वो 100 रुपए का सामान ले रहा है तो उसमें उसे 10% 10 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। पर वो खरीद रहा है व्यापारी तो उसे हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कितना साल, 2 साल, कितना भी दिन वो बेच सकता है उस सामान को। मतलब बिकने की अवधि जो है उसकी फिक्स नहीं है। जब कभी भी बेचेगा तो उसे जो है फिर 10, अब जैसे वो 150 में बेचेगा अपने सामान, 100 रुपए में खरीदा, 10 रुपए टैक्स दिए सरकार को, और फिर 150 में वो बेच रहा है तो उसे कंज्यूमर से कितना मिल रहा है? 150। तो कंज्यूमर कितना देगा? कस्टमर जो है फिर 10% का जो है टैक्स देगा, तो 15 रुपए देगा टैक्स। तो जो 15 रुपए है जो कि कस्टमर उसे टैक्स दे रहा है और वो पहले से 10 रुपए पे कर चुका है, तो 15 रुपए टैक्स उसे मिल रहा है, उसमें से वो अपने 10 रुपए काटेगा और 5 रुपए जो बचेगा उसी को वो क्या करेगा? टैक्स देगा, फिर से टैक्स देगा बेचने के कारण। तो 5 रुपए जो है बचेगा उसे टैक्स देगा, तो वो 10 रुपए पहले दे चुका था जब वो खुद खरीदा था, तो 5 रुपए ही टैक्स देगा। इस प्रकार से तो ये होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि पहले दे चुके टैक्स को एडजस्ट करेगा, डबल टैक्स नहीं होगा फिर उसका। जीएसटी स्लैब्स दरें क्या है? यानी कि स्लैब्स क्या है? जीएसटी स्लैब्स क्या है? तो 4 मुख्य दरें हैं: 5%, 12%, 18%, 28%। क्षतिपूर्ति तो 5%, 10, 12%, 18%, 28%। तो जो है दवाइयों पर, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, जैसे कई लोग हैं वो दवाइयों पर ही जी रहे हैं, तो दवाई हो गया, दूध हो गया, उन पर क्या है 5%, या फिर 5% हो गया दवाइयों पर। और जैसे शिक्षा हो गया, इससे जुड़ी जो टैक्स होगा वो 12% होगा। जो मध्यम है, जो जीवन का हिस्सा है, और जो लग्जरी चीजें हो गई, कार हो गया, तो ये सब क्या है 28% टैक्स लगेगा। जीएसटी कंपेंसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति क्या है? जीएसटी आने से पहले पहले टैक्स उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन पर लगता था, अब उपभोग यानी कंजप्शन पर लगता है। इससे उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात को नुकसान होने का डर था। तो समाधान क्या निकला? केंद्र सरकार ने कहा अगर राज्यों को रेवेन्यू घटेगा तो 5 साल तक 2017 से 22 तक नुकसान की भरपाई कंपेंसेशन करेंगे। कौन सरकार करेगी? कंपनसेशन कैसे दिया जाता है? 14% ग्रोथ गारंटी, राज्यों के रेवेन्यू में हर साल 14% वृद्धि मानकर कंपनसेशन दिया जाता है। आधार वर्ष 2015-16। तो अगर राज्यों में हर साल 14% वृद्धि मानकर कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन से उपकर तो कुछ वस्तुओं पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि टोबैको, बीड़ी हो गया, सिगरेट, ये सब हो गया। लग्जरी कार, कोल यानी कि कोयला, ये सब में इसी पैसे से राज्यों को कंपनसेशन मिलता है। भुगतान कैसे होता है? हर 2 महीने में केंद्र सरकार राज्यों को भुगतान करती है। विवाद इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जाम, कई राज्यों ने कहा कोविड-19 के कारण रेवेन्यू कम हो गया है, इसलिए कंपनसेशन अवधि 5 से बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था जून 2022 में खत्म हो गई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म लागू 1 जुलाई 2017। अमेंडमेंट 101, स्लैब 5%, 12%, 18%, 28%। कंपनसेशन 5 साल 2017 से 22। ग्रोथ गारंटी 14%। शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो जीएसटी कंपनसेशन टैक्स प्लस वन नेशन वन टैक्स है। कंपनसेशन राज्यों को 5 साल तक सुरक्षा। बेरोजगारी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य एबल है, काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं।
काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध जो व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है या काम करने के लिए तैयार है उसे बेरोजगार माना जाता है। न काम करने की तलाश में और न उपलब्ध जो व्यक्ति न जॉब ढूंढ रहा है और काम करना भी नहीं चाहता उसे बेरोजगार नहीं माना जाता। जैसे छात्र, गृहिणी, बूढ़े लोग। चक्रीय बेरोजगारी यह व्यापार चक्र से जुड़ी होती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, बेरोजगारी बढ़ती है। जब आर्थिक विकास होता है, बेरोजगारी घटती है। अगर कंपनी घाटे में है तो वे लोग को नौकरी से निकाल देते हैं। तो जब मंदी होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है और जब आर्थिक विकास होता है तो बेरोजगारी घटती है। कौशल की कमी से बेरोजगारी। कुछ लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स कौशल नहीं होती, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जिनका काम का कोई रिकॉर्ड नहीं, यानी उन्हें कभी जॉब नहीं की या कभी काम नहीं मिल रहा। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल, स्किल मिसमैच के कारण। तो संरचनात्मक बेरोजगारी होता है, स्किल जो है मिसमैच होता है इसके कारण। घर्षणात्मक बेरोजगारी, जॉब चेंज के बीच का गैप, मतलब एक जॉब किया, कुछ दिन छोड़ दिया, फिर दूसरी जॉब की, तो बीच का जो गैप है उसको घर्षणात्मक यानी कि फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, मंदी और बूम के कारण। तो चक्रीय बेरोजगारी जो है मंदी या फिर बूम के कारण होता है। मौसमी बेरोजगारी। अब चक्रीय बेरोजगारी कैसे, जैसे कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई किसी चीज़ की, तो पैसे की अगर कमी है तो कंपनी जो है लोगों को निकाल देती है काम के लिए, तो ये चक्रीय बेरोजगारी होगी। मौसमी बेरोजगारी, जैसे खेती में सिर्फ सिर्फ जो मानसून होता है, जो मौसम होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तो मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ज़्यादा लोग कम काम। अब जैसे गांव में ही देख लीजिए, खेत में जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग अगर होते हैं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। आसान ट्रिक याद करने का, काम चाहिए, काम नहीं मिल रहा, काम मिल नहीं रहा है तो वो बेरोजगारी होगा। गन्ने का मूल्य निर्धारण। केंद्र सरकार FRP, फायर पेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यह न्यूनतम गारंटी मूल्य होता है, तय किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर, और अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA लेती है। CCEA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। FRP तय करते समय ध्यान, उत्पादन लागत, किसान को लाभ, चीनी मिलों की स्थिति, मतलब किसान को न्यूनतम सुरक्षित दाम मिलना तय है। राज्य सरकार CAP एडवाइस प्राइस, राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करती, आमतौर पर FRP से ज़्यादा होता है। उदाहरण उत्तर प्रदेश, हरियाणा। भारत में गन्ना क्षेत्र की स्थिति, सबसे बड़ा उत्पादक। भारत दुनिया में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2021-22 में भारत ने चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ा। MSP, FRP जैसी नीतियाँ, सरकारी समर्थन और सार्वजनिक वितरण। चुनौती, वर्षा की कमी, भूजल गिरावट, किसानों को भुगतान में देरी, लागत ज़्यादा, लाभ कम, मजदूरों की कमी, कोविड-19 का प्रभाव, मतलब उत्पादन ज़्यादा है लेकिन किसानों की हालत हमेशा अच्छी नहीं होती है। भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है। 2021-22 में लगभग 100 LMT लाख टन निर्यात हुआ है। फायदा, विदेशी मुद्रा आती है, राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, सब पहले स्थिति थी चीनी मिलें सिर्फ चीनी बेचने पर निर्भर, ज़्यादा उत्पादन, कीमत गिरती, किसान का बकाया बढ़ा, अब सुधार हुआ है। एथेनॉल उत्पादन शुरू हुआ, तेल कंपनी OMS को एथेनॉल बेचा जाता है। लाभ, अतिरिक्त आय, किसानों का भुगतान सुधरा और पर्यावरण के लिए भी अच्छा। डिजिटल बैंकिंग, DBU डिजिटल बैंकिंग यूनिट, तो 2022-23 बजट में 75 DBU की घोषणा। लक्ष्य, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक को बढ़ावा। DBU क्या करता है, डिजिटल सेवाएं देता है, बिना बैंक जाए सेवाएं मिलती हैं। क्या करता है, बिना बैंक जाए घर बैठे या फिर ऑफिस में रहे आप जो है बैंक की सेवा ले सकते हैं। आवश्यकता, क्रेडिट गैप, MSME को पर्याप्त लोन नहीं मिलता, डिजिटल सिस्टम से इसे सुधारा जा सकता है। तो MSME में पर्याप्त लोन नहीं मिलता तो डिजिटल सिस्टम से इसे क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। डिजिटल चैनल पर भरोसा, बैंक और फिनटेक जैसी तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंक और फिनटेक क्या है, तेजी से बढ़ रहे हैं, कम लागत में सेवाएं दी जा रही है। नियो बैंक की चुनौती, खुद का बैंक लाइसेंस नहीं, पार्टनर बैंक पर निर्भर और कम राजस्व, ज्यादा लागत, मतलब भविष्य अच्छा है लेकिन अभी सस्टेनेबिलिटी इशू है।
तो एफआरपी क्या है? केंद्र सरकार सीसीईए के द्वारा होता है और सीएफपी राज्य सरकार। एफआरपी से ज्यादा भारत सबसे बड़ा उत्पादक, दूसरा निर्यातक। समस्या लागत भुगतान पानी समाधान एथेनॉल निर्यात। डीबीओ डिजिटल बैंकिंग विस्तार। एनईओ बैंक बिना लाइसेंस पार्टनर आधारित। बैंक ब्यूरो बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी क्या है? बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी एक सलाहकार संस्था एडवाइजरी बॉडी थी। इसे 2016 में बनाया गया था पीजे नायक कमेटी की सिफारिश में। किसके? पीजी नायक की सिफारिश में। पीजी नायक कमेटी के सिफारिश में। पीजी नायक कमेटी की सिफारिश में। पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी के टॉप मैनेजमेंट की नियुक्ति में सुधार। बैंक क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंसी लाना। तो टॉप मैनेजमेंट की नियुक्ति में सुधार करने के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंक में और बैंकिंग क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंसी लाना था। बीबीबी के मुख्य कार्य। पीएसबी में चेयरमैन, एमडी एंड सीओ की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना। सरकारी बीमा कंपनी में भी डायरेक्टर की नियुक्ति की सिफारिश करना। बैंकों के बिजनेस स्ट्रेटजी ग्रोथ प्लान पर सलाह देना। बीबीबी केवल रिकमेंडेशन देता था, अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय पीएमओ लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी क्या होते हैं? ऐसे बैंक जिसमें सरकार की मेजॉरिटी ओनरशिप 50% से अधिक होती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है पीएसबी क्या है? 50% से अधिक मेजॉरिटी ओनरशिप कौन लेता है? सरकार लेता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विशेषता सरकार की नियंत्रण, सामाजिक योजनाओं का कार्यान्वयन, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा भूमिका। वित्तीय संस्था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? ऐसी संस्था जो लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है, डिपॉजिट भी ले सकती है। ये अम्ब्रेला टर्म है। तो वित्तीय संस्था क्या है? लोन भी देती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, डिपॉजिट भी ले सकती है। तो ये क्या है? अम्ब्रेला टर्म है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इनका रेगुलेशन आमतौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बीबीबी एफएसआईबी बड़ा बदलाव। क्या बदलाव हुआ? सरकार ने बीबीबी को रिप्लेस करके फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो एफएसआईबी बनाया। एफएसआईबी क्यों बनाया गया? बीबीबी में कुछ लिमिटेशन थी, अधिक पावरफुल और स्ट्रक्चर्ड बॉडी की जरूरत थी। एफएसआईबी के कार्य। पीएसबी और इंश्योरेंस कंपनीज के एमडी, सीईओ, डायरेक्टर का चयन के लिए गाइडलाइन जारी करना। यह एक सिंगल यूनिफाइड बॉडी है। बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नियुक्ति की प्रक्रिया। एफएसआईबी रिकमेंडेशन देता है, फाइनल अप्रूवल एसीसी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। एफएसआईबी के अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा, जो पहले बीबीबी के भी अध्यक्ष थे। तो पहले अध्यक्ष कौन है? भानु प्रताप शर्मा है। मुख्य अंतर। एडवाइजरी। बीबी क्या है? प्रकृति। अगर बीबी एडवाइजरी है तो एफएसआईबी अधिक सशक्त एडवाइजरी है। क्षेत्र मुख्यतः बैंक और एफएसआईबी बैंक, बीमा, एफआई इन सब के लिए। संरचना सीमित। एफएसआईबी का व्यापक उद्देश्य गवर्नेंस सुधार और यूनिफाइड सिलेक्शन सिस्टम। तो बीबीबी 2016 पीजी नायक कमेटी। एफएसआईबी का बीबीबी का रिप्लेसमेंट। पीएसबी सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक। एफआई लोन और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। फाइनल नियुक्ति एसीसी। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या था? पीएसबी के टॉप मैनेजमेंट नियुक्ति के लिए सिफारिश देना। एफएसआईबी किसका स्थान लेता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी का। बीएसबी क्या होता है? ऐसा बैंक जिसमें सरकार की मेजॉरिटी ओनरशिप होती है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। एफपीआई क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई का मतलब है
जब विदेशी निवेशक फॉरेन इन्वेस्टर किसी देश के फाइनेंशियल एसेट में निवेश करते हैं, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, एडीआर, जीडीआर, मतलब निवेश तो करते हैं लेकिन कंपनी पर नियंत्रण नहीं करते, मतलब उनके डिसीजन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एफपीआई की मुख्य विशेषता है पैसिव इन्वेस्टमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में दखल नहीं, सिर्फ प्रॉफिट कमाना लक्ष्य। हाई लिक्विडिटी, बहुत तरल, आसानी से पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये क्या है, जो इन्वायरमेंट पर फर्क पड़ता है, मतलब अगर कुछ हो रहा है तो उसमें तुरंत पैसा डाल भी सकते हैं, तुरंत निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी हाई होता है। इसीलिए तो हाई लिक्विडिटी, बहुत तरल, आसानी से पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। कैपिटल अकाउंट का हिस्सा या बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में आता है। किसमें आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट में आता है। एफपीआई और एफडीआई नियंत्रण नहीं, एफपीआई जो है नियंत्रण नहीं करता, एफडीआई नियंत्रण करता है। एफपीआई फाइनेंशियल एसेट्स, निवेश का क्या है? फाइनेंशियल एसेट, और एफडीआई जो है फिजिकल एसेट्स है। स्थिरता क्या है? एफपीआई कम होता है और एफडीआई जो है स्टेबल होता है, ज़्यादा होता है, और ये लॉन्ग टर्म में भी होता है। एफपीआई जो है शॉर्ट टर्म में होता है और एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म में होता है। उदाहरण, शेयर खरीदना, एफडीआई कंपनी खोलना। यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। सेबी का रोल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एफपीआई को रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से सेबी का रोल क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एफपीआई को रेगुलेट करता है। 2019 में नया एफपीआई रेगुलेशन लाया गया। एफपीआई को हॉट मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है, संकट के समय सबसे पहले निकाला जा सकता है। यह अस्थिर, वॉलेटाइल होता है, अर्थव्यवस्था के लिए रिस्क भी पैदा कर सकता है। एफपीआई का महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तक पहुंच, देश को विदेशी निवेश मिलता है, कंपनियों को फंडिंग आसान होती है, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाता है, ज़्यादा खरीद बिक्री, बाजार अधिक डीप एंड इफिशिएंट बनता है, इक्विटी बाजार का विकास, कंपटीशन बढ़ती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधरता है, निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, जरूरत पड़ने पर आसानी से एग्जिट किया जाता है। एफपीआई के नुकसान, जोखिम, बहुत अनस्टेबल, वॉलेटाइल होता है, अस्थिर होता है, अचानक बाहर जाने से शेयर बाजार गिर सकता है, मुद्रा कमजोर हो सकती है। महामारी कोविड 19 का प्रभाव, कोविड 19 के दौरान 2021 की दूसरी लहर, अर्थव्यवस्था प्रभावित, डिमांड कम हो गई थी, ग्लोबल स्लो डाउन, और एफपीआई ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था। बाजार में गिरावट, इकोनॉमिक रिकवरी अनइवन रही। पेंट अप डिमांड क्या है? पेंट अप डिमांड का मतलब जब लोग कुछ समय तक खर्च नहीं कर पाते, जब लोग कुछ समय तक क्या खर्च नहीं कर पाते, बाद में अचानक ज़्यादा डिमांड आती है। तो उदाहरण, लॉकडाउन के बाद शॉपिंग बढ़ना, लॉकडाउन के टाइम क्या है? शॉपिंग बढ़ना। एग्जाम रिवीजन पॉइंट, एफपीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, बॉन्ड, बीओपी कैपिटल अकाउंट, सेबी रेगुलेट एफपीआई, हॉट मनी, जल्दी आने जाने वाला पैसा, एफपीआई वर्सेस एफडीआई, कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल, पेंडेमिक, एफपीआई आउटफ्लो। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को आसानी से समय पर और सस्ता लोन मिलता है, ऋण मिलता है। शुरुआत वर्ष 1998 में शुरू हुआ था। उद्देश्य किसानों की कृषि खर्चों की जरूरत पूरी करना, यानी कि 1998 में जब ये शुरू हुआ था तो किसानों की जो खर्च होती है उसकी जरूरत को पूरी करने के लिए होती है। केसीसी क्यों जरूरी है? किसान साहूकारों से महंगा कर्ज लेते थे, समय पर पैसा नहीं मिलता था, तो केसीसी से बैंक से सस्ता और आसान ऋण मिलता है, खेती प्रभावित नहीं होती। योजना का विस्तार 2004 में गैर कृषि गतिविधियां जैसे पशुपालन भी शामिल है। 2018-19 बजट मछली पालन, पशुपालन को भी केसीसी में जोड़ा गया है। कौन कौन केसीसी देता है? तो कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। केसीसी की मुख्य विशेषता क्या है? एटीएम, डेबिट कार्ड जैसा कार्ड, किसान कार्ड से पैसा निकाल सकता है, बार बार लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फ्लेक्सिबल लिमिट, लचीली सीमा है, जरूरत के समय पैसा निकाल सकते हैं, एक सीमा तय होती है।
कम कागजी कार्यवाही, आसान प्रक्रिया है। आधार लिंकिंग, आधार से लिंक जरूरी बेनिफिट पाने के लिए सभी गतिविधियां कवर। फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन। केसीसी के उद्देश्य खेती के लिए अल्पकालिक ऋण, फसल के बाद खर्च, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, किसान परिवार की जरूरतें, विपणन, मार्केटिंग, कृषि उपकरणों का रख रखाव, निवेश ऋण, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। वित्तीय प्रावधान, सामान्य दर 7% प्रतिवर्ष, सरकार की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, 3 लाख तक के लोन पर 2% सब्सिडी अगर किसान समय पर भुगतान करे। अतिरिक्त छूट, प्रभावी दर लगभग 4%। केसीसी के लाभ, सस्ता ऋण, समय पर पैसा, साहूकारों से मुक्ति, खेती में उत्पादन बढ़ता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। केसीसी की चुनौतियां, सभी किसानों तक पहुंच नहीं, अवेयरनेस की कमी, बैंक प्रक्रिया में देरी होती है, कई जगह लिमिट कम। तो 1998 में शुरुआत हुआ था, 2004 गैर कृषि शामिल है, 2018 पशुपालन, मत्स्य पालन, इंटरेस्ट 7%, सब्सिडी के बाद 4%, लोन लिमिट 3 लाख, मुख्य सीमा। सहकारी बैंक क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हैं। लोग मिलकर बैंक बनाते हैं, वही लोग ग्राहक भी होते हैं और मालिक भी। मुख्य विशेषता, मेंबर ऑन, ग्राहक और बराबर मालिक। प्रॉफिट का लाभ सदस्यों में बांटा जाता है। डेमोक्रेटिव कंट्रोल, एक व्यक्ति एक वोट, चाहे पैसा ज्यादा हो या कम। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्रामीण और छोटे लोगों को लोन, गरीबों तक बैंकिंग पहुंच। सहकारी बैंक के प्रकार, एक ग्रामीण सहकारी बैंक पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। शहरी सहकारी बैंक यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहर और सेमी अर्बन क्षेत्रों में काम, छोटे व्यापारी दुकानदारों को लोन। रेगुलेशन, नियमन, सहकारी बैंक 2 कानूनों के तहत आते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। एनएफयूसीबी क्या है? नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी, शहरी सहकारी बैंक का टॉप ऑर्गेनाइजेशन, इसके हितों की रक्षा और विकास करना। यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, विशेषता लोकल लेवल पर काम, छोटे व्यवसायों को क्रेडिट, पहले 1996 तक केवल नॉन एग्रीकल्चर लैंडिंग, अब दायरा काफी बढ़ गया है। सहकारी बैंक की समस्या, कंपटीशन, पिंच, एनबीएफसी पेमेंट ऐप से कंपटीशन, ये ज़्यादा इफिशिएंट और टेक बेस्ड है। ड्यूल रेगुलेशन, दोहरा नियंत्रण, स्टेट रजिस्ट्रार प्लस आरबीआई, दोनों इससे कंफ्यूजन और इनफिशिएंसी, अब सुधार, 2020 से आरबीआई की ज़्यादा पावर। मिस मैनेजमेंट और करप्शन, कमजोर इंटरनल कंट्रोल, लोन गलत तरीके से देना, उदाहरण पीएमसी बैंक स्कैम। डिसलाइनिंग रूल इन एग्रीकल्चर, 1992 से 93, 64% शेयर, 2019-20 11.3, मतलब महत्व तो कम हो रहा है। पुअर ऑडिट सिस्टम, ऑडिट से सही नहीं, डिले और ट्रांसपेरेंसी की कमी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, राजनीति का प्रभाव, डिसीजन मेकिंग प्रभावित, लिमिटेड कवरेज, छोटे क्षेत्र में सीमित, रिसोर्स कम। हाल के सुधार, रिसेंट रिफॉर्म, आरबीआई सुपरविजन, 2020 यूसीबीएस को आरबीआई की डायरेक्ट निगरानी, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क एसएएफ, सुपरविजरी एक्शन, कमजोर बैंकों पर कंट्रोल, सुधार के लिए मॉनिटरिंग। 4 टियर स्ट्रक्चर, 2021 टियर 1 100 करोड़, टियर 2 100 से 1000 करोड़, टियर 3 1000 से 10,000 करोड़ और टियर 4 10,000 करोड़ से अधिक। इससे रेगुलेशन आसान हुआ। इम्पोर्टेंस, ग्रामीण और छोटे लोगों को क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोकल डेवलपमेंट, एमएसएमई सपोर्ट। विथ रिवीजन, कॉर्पोरेटिव मेंबर ओन्ड, 1 पर्सन 1 वोट,
टाइप रूरल अर्बन यूसीबी रेगुलेटर आरबीआई प्रॉब्लम ड्यूल कंट्रोल करप्शन लो रिच रिफॉर्म आरबीआई कंट्रोल एसएएफ फोर टियर सिस्टम। सरकारी बैंक का मुख्य सिद्धांत क्या है? एक व्यक्ति एक वोट। यूसीबी का नियामक का कौन है? आरबीआई। सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी समस्या रहती है दोहरा नियंत्रण। जीएसटी परिषद गठन 2016 122वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 279 ए क्या है? केंद्र और राज्य का संयुक्त मंच है। जीएसटी से जुड़े फैसले लेता है। सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है और राज्य वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी दर तय करना, छूट देना, एग्जप्शन देना, कानून में बदलाव की सिफारिश, विवाद समाधान। महत्वपूर्ण बात, जीएसटी परिषद की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय 2022 संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। परिषद सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी है। एफपीआई